नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। जिस खाकी आज बात उस खाकी की करेंगे जिसने कानून की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन उसी खाकी ने एक ऐसी साजिश रच डाली जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर का ये पूरा मामला है, जिसे पुलिस मुठभेड़ कहकर अपनी पीठ थपथपा रही थी। आज उसका वो खौफनाक सच सामने आ चुका है, जिसने बिहार पुलिस से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसा खुलासा जिसने खाकी के चेहरे पर लगे कानून के रक्षक वाले नकाब को तार तार कर दिया है और इस पूरे सच को बेनकाब किया है। हमारे वरिष्ठ और क्षेत्रीय पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष ने दिन रात की कड़ी मेहनत और जाबाज पत्रकारिता की बदौलत आज इस पूरे फर्जी एनकाउंटर का वो सच दुनिया के सामने रखा है जिसे दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी। सवाल सीधा है और सरकार से है। जब पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष ने सच दिखा दिया, जब थानेदार ने गवाही दे दी, जब पूर्व डीजीपी इसे हत्या बता रहे हैं और जब देश की सेना भी भरत तिवारी को शहीद मानकर साथ खड़ी है, तो फिर सुशासन बाबू की सरकार अपराधियों को, इन वर्दी वाले गुंडों को क्यों बचा रही है? क्या इन पुलिसकर्मियों के पीछे सफेद पोस्ट नेताओं के बेनकाब होने का डर है? इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले देखिए मौत की पटकथा के पर्दाफाश की स्पेशल रिपोर्ट। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। पुलिस मुठभेड़ कहकर अपनी पीठ थपथपा रही थी। आज उसका वो खौफनाक सच सामने आ चुका है, जिसने बिहार पुलिस से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसा खुलासा जिसने खाकी के चेहरे पर लगे कानून के रक्षक वाले नकाब को तार तार कर दिया है। खुलासा सुनिए। खुलासा खुद उस थाने के थानेदार ने किया है जो इस पाप का चश्मदीद है। थानेदार ने साफ साफ बता दिया है कि उस काली रात को आखिर क्या हुआ था। थानेदार के मुताबिक सबसे पहली गोली एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार ने मारी थी। जी हाँ, पहली गोली अक्षय कुमार की बंदूक से निकली और भरत तिवारी के सीने में जा धसी और इसके बाद तो जैसे पुलिस कर्मियों पर खून सवार हो गया। एक बेगुनाह निहत्थे शख्स पर पुलिस कर्मियों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। लाइव किया, लाइव काटा, फिर मारा, फिर लाइव उसमें क्या हुआ, लाइव किया, देखो फला फला, उस बाद लाइव किया, हाँ, हो करता हो, कोई बड़ी फेंका, ले उठा ले, जैसे जाता था कोई सिपाही, कोई भी समझ जाएगा कि पागल है, पुलिस वालों के साथ खेल रहा है। ठीक है ना, कायदे से आप लोगों को बैक हो जाना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। अब गोली मारने वाली नौबत नहीं थी, यहाँ बोले इनकाउंटर नहीं चल रहा। ये तो पुलिस को प्रतिष्ठा जाए लागल है। देखिए, प्रतिष्ठा जाए तो किसी को गोली मार दीजिएगा, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई। आप में गुंडा में अपराधी में क्या अंतर है? अब देखिए पुलिस में और अपराधी में क्या फर्क है? घर में लोग को मारा साला थाना के बेइज्जत को कभी आप इसमें गोली मार देंगे, इसमें गोली मार देंगे। नहीं, उसको मारने का उद्देश्य। आपका मेरा उठा। अरे सुनिए सर, अभी नहीं बाबू, फालतू बात। अभी जो बता दिए। अरे यार, हम इनके दुश्मन है ना जानते हैं, मीडिया वाले हैं ना, सच्चाई बता नहीं रहे। सच्चाई बता रहे सर। अब रुके, जो भी मैंने बोला बिल्कुल सच्चाई बोला, 1% इस पर मैंने झूठ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, 1% झूठ नहीं है। आपके ही सामने गोली किसने मारा? सबसे पहले गोली मुझ पर चलाया, क्योंकि मैं सबसे आगे था। सही बता रहा हूँ आपको। पहला गोली कि आपने मारा उसको? नहीं भाई, हम कौन मारा उसको? आप फिर नहीं समझ पाए। पहला गोली उसने चलाया जो मेरा बोनेट पर लगा, फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझ पर चलाया। मैं समझ गया, उसको गोली किसने मारा? उसको तो लास्ट स्टेज में मारा गया। कौन मारा? ये क्या बोलते हैं, एसटीएफ का जो जवान अक्षय कुमार है, उसको उस पर गोली चलाया था, 2 गोली चलाया था उस पर, तब वो मारा। हकीकत यही है। गोली कैसा चलाया कि किसी को लगा ही नहीं? 10 राउंड इसका दूर से 10 राउंड से। चल पत्रकारिता करना ऐसा सुना जाए, ऐसा सुनिए। पक्ष रखिए पक्ष मजबूती के साथ। नहीं सुनिए। आप जो बताए वही रखिए ना, वो जरूरी है। आपका पक्ष नहीं रखेगा तो और कमजोर होइएगा, ये रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा, तो एक बात सीनियर से बात कर ले क्या? कौन से ने रखा है? वो भी सीनियर एसपी? नहीं, एसपी साहब से। कहाँ है एसपी साहब? बात करिए ना हमको। सर सच बताया, बुखार छुड़ाऊंगा। चल सुना ना, एसपी है तो कुछ कर देंगे। नहीं सुनिए ना। एसपी साहब से बात करिए।
यह कोई मुठभेड़ नहीं थी, यह तड़पा तड़पा कर घेर कर की गई एक सोची समझी हत्या थी। जब एक गोली से भरत तिवारी संभल भी नहीं पाए होंगे, तब पुलिस के सरकारी हथियारों ने उन पर गोलियों की पूरी मैगजीन खाली कर दी। सवाल उठता है कि आखिर किस आका के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिसिया थ्योरी की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद उड़ाई है। पुलिस महकमे की रग-रग से वाकिफ पूर्व डीजीपी ने इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे साफ शब्द में हत्या करार दिया है। मुझे लगता है, जितना सोशल मीडिया का क्लिप मैंने देखा है, कि फ्रस्ट्रेशन के कारण इमोशनली अनबैलेंस्ड हो गया था। उसको चालू भाषा में आप विक्षिप्त भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, उसे गोली क्यों मारी है? मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा, पिस्टल देखा, तो बताइए ये कौन सा हथियार है? उसके साथ कोई गिरोह नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अकेला था, एक पिस्टल थी। कितनी गोली उसके पास थी, उससे कितनी गोली बरामद हुई, और जो पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जो घेरे हुए थे, उनसे उसकी दूरी कितनी? मुझे तो देखने से लगता है 200 मीटर से ज्यादा की दूरी पर थे वे लोग। और किसी भी पिस्टल की मारक क्षमता कितनी दूरी तक होती है? अगर वहां से वो गोली भी चलाए तो क्या 200-250 मीटर की दूरी पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, वो गोली उनका नुकसान कर पाएगी? तो जो पुलिस के लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिनका प्रशिक्षण हुआ है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 30 मीटर तक ही उस गोली की मारक क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो कौन सा खतरा था? और खतरा अगर मान ले भी कि था, तो उसने हथियार फेंक दिया, उसने सरेंडर किया, उसने ये भी कहा कि हमारे साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। अब जब तक उसके हाथ में पिस्तौल थी, तब तक हम खतरा मान भी लेते हैं। आप सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते तो चलिए, एक बहाना भी था, लेकिन जब उसने हथियार फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया, निहत्था हो गया, तो ऐसा कौन सा खतरा पुलिस बल पर आ गया कि अत्याधुनिक हथियारों से उस पर गोलियों की बौछार की गई? गुप्तेश्वर पांडे, जो खुद पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है। सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जब पुलिस का पूर्व कप्तान ही अपनी ही बिरादरी के इस कृत्य को हत्या बता रहा हो, तो फिर सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? हफ्तों बीत चुके हैं, दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट नेता और अफसर यह ना भूले कि जब जब इस देश में किसी क्रांतिकारी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, तब तब पूरा देश खड़ा होगा। भरत तिवारी कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो इस भ्रष्ट सिस्टम, इस बेईमान नेताओं और अफसरों के खिलाफ आम जनता की बुलंद आवाज थे, जो एक चिंगारी थे। और आज उस चिंगारी को शोला बनाने के लिए देश की सेना भी खुलकर भरत तिवारी के समर्थन में उतर आई है। सेना ने सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले इस लाल को शहीद का दर्जा देते हुए अपना पूरा समर्थन दे दिया है। एक क्रांतिकारी की शान या तो गोली खाने में है या गोली खिलाने में है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द इस शख्स के हैं, जिसका नाम है भरत भूषण तिवारी, और ये बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे, जिनका गत दिनों बिहार पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई है। मैं हत्या ही कहूंगा भाई, क्योंकि वर्दीधारियों के लिए इसको एनकाउंटर कहना बहुत ही अनुचित होगा। पुलिस का मुझे पता नहीं है, लेकिन फौज की ट्रेनिंग में एक बात सिखाई जाती है कि जब तक सामने से गोली ना चले आपको फायर नहीं खोलना है। और एनकाउंटर का मतलब सिखाया जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी कुख्यात क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा हिस्ट्री शीटर क्यों ना हो, कोई टेररिस्ट क्यों ना हो, जब तक ऑर्डर्स नहीं आए, जब तक स्थिति भयावह ना हो, तब तक आपको फायर नहीं खोलना है। और अगर आप फायर खोलते भी हो तो आपको मारना नहीं है, उसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने का मतलब होता है कि आप उसको शांत करवाइए, आप उसके हाथ पे गोली मारिए, उसके पैर पे गोली मारिए, आप उसको इस हालत में कर दीजिए कि वो भाग ना सके और आप उसको पकड़ सके।
देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों ने साफ कर दिया है कि भरत तिवारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिगुल फूंका था वो देश सेवा से कम नहीं था। लेकिन हमारे सूबे की लाचार व्यवस्था को देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी आरोपी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई। सिर्फ सस्पेंड करके उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया जैसे उन्होंने कोई मामूली गलती की हो। लेकिन बिहार की जनता इस लिपापोती को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बिहार का एक एक नागरिक आज सड़कों पर है, आक्रोश में है और एक ही मांग कर रहा है कि इन हत्यारी पुलिस वालों पर तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे जेल की कालकोठरी में सड़ाया जाए। सवाल सीधा है और सरकार से है। जब पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने सच दिखा दिया, जब थानेदार ने गवाही दे दी, जब पूर्व डीजीपी इसे हत्या बता रहे हैं और देश की सेना भी भरत तिवारी को शहीद मानकर साथ खड़ी है, तो फिर सुशासन बाबू की सरकार अपराधियों को, इन वर्दी वाले गुंडों को क्यों बचा रही है? क्या इन पुलिसकर्मियों के पीछे बैठे सफेद पोश नेताओं के बेनकाब होने का डर है? डीएन न्यूज प्लस सरकार से ये तीखा सवाल पूछता रहेगा। भरत तिवारी के परिवार और बिहार की जनता को न्याय मिलने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। तो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया किस तरीके से आरोपी जो थानेदार है वो बड़े आराम से बता रहा है कि गोली हमने पहले नहीं चलाई है, गोली एसटीएफ के जवान ने चलाई है। और इसके बाद एक गोली क्या मारी भी तड़ातड़ उसको गोलियों से बौछार कर दिए, भून दिए, सीधे ठोक दिए ऊपर नीचे पूरे सीने पे गोली। ये है बिहार पुलिस के पर्दाफाश। बिहार पुलिस किस तरीके से करती है कार्रवाई, नकल भी करती है, नकल के लिए अकल चाहिए। हम इसमें बातचीत करेंगे। श्रीकांत प्रत्युष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी हैं और डीएन न्यूज प्लस के बिहार झारखंड के हेड भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा नेता है हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीएसपी साहब, जब पूर्व आपके डीजीपी, जब आप डीएसपी थे तब ये डीजीपी थे, वो अधिकारी भी इनको हत्या मान रहे हैं कि हत्या हुई है। आप पूरा बाकायदे समझा रहे हैं कितने रेंज में गोली मारी जाती, कितने। तो आखिर जब एक पत्रकार ने भी उसको पर्दाफाश कर दिया, थानेदार ने गवाही दे दी, बयान दे दिया, एक तरह से बोल दिया, तो आखिर सिस्टम में कहाँ खामी? आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी, सबसे पहले अपने जो पूर्व हमारे जो डीजी के साथ से उनको जयंत करते हुए आप पत्रकार महोदय के सभी को नमस्कार करते हुए हम अपनी बात रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल जो डीजी के सामने जो बयान दिया, बताया प्रस्तुत, जो एक एक्चुअल उन्होंने सीन ऑफ क्राइम यानी कि घटनास्थल के रूपरेखा को उन्होंने विस्तार से एक अपना आइडिया फॉर्म किया। और ये पत्रकार जो है, जो हमारे भाई, इनको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। 100% इनकी बातों से हम सहमत है। इतना जरूर कहेंगे कि हम जो बिहार सरकार है, जो घटना हुई, यहाँ पुलिस के विभाग के द्वारा जो करंट जो डीजीपी सर है, उनको चाहिए, एक हमारा सजेशन है, मेंशन है कि जब उनकी माता जी ने जब थाने पर, जो सुमन देवी उनकी माता जी का नाम है, ये भरत तिवारी जी की माँ का नाम, उन्होंने जो थाने पर लिखित आवेदन दिया है, एक डीएसपी राजेश कुमार शर्मा के विरुद्ध और दूसरा है ये राजेश मालाकार और अन्य कांस्टेबल। तो ये नियम और सीएम मैनुअल के अनुसार जो एक्चुअल पुलिस का जो रोल है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने पे आकर लिखित आवेदन देता है और उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें संज्ञेय अपराध बनता है, तो अगर इमीडिएट अगर एफआईआर पुलिस दर्ज कर दिए होती, ये इतना मामला जो आज बढ़ा चढ़ा है, सब लोग आज बयान दे रहे हैं, तरह तरह का आपको जो बातें आ रही हैं, ये कतई उसी समय समाप्त हो जाती है। यानी हमारा कहना कि अगर इमीडिएट ये पुलिस पर जो उनके माता जी के आवेदन एफआईआर पर प्रॉपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। और दूसरी बात कि जो एसएचओ ने जो बयान दिया कि जिस पत्रकार के सामने, यह बिल्कुल उनके एक विभागीय तौर पर यह बिल्कुल डिसमिसल बर्खास्त खुद यही काफी है प्रोसीडिंग। एक तो फायरिंग एफआईआर
तो हम ऐसे समझाना चाहेंगे कि सबसे पुलिस ने 3 FIR किया है। एक FIR किया है खुद जो घटना जो खुद इंफॉर्मेंट बनकर, दूसरा FIR जो दर्ज किया गया है ये उनके पिताजी पर और उनके एक और भाई पर, एक है कि रोड जाम पर। यहाँ पुलिस ने चुस्ती दिखाई, FIR किया, तो बिल्कुल एलिबाई कह सकते हैं अपने बचाव में। लेकिन इतना जरूर हम चाहेंगे एज ए ब्यूरो के नाते, बिहार के नाते, आपके चैनल के हेड के नाते, कि यहाँ पर FIR दर्ज हो जाना चाहिए था। अब यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड किसी जस्टिस के माध्यम से जांच कराएंगे। अब खुद ही देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा जनहित याचिका के रूप में। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका भी सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई हो तो जो मामला जब वहां पहुंच चुकी है, जब संज्ञान लिया जाएगा चला गया, तो पुलिस वालों का प्रयास कर देना चाहिए था। बाकी जो बातें आपके सामने है। जी जी डीएसपी साहब, एक सवाल जो है देश जानना चाहता है कि आखिर आपके पुलिसकर्मियों को इतना मनोबल कहां से बढ़ा, इतनी वो कहां से, किसका आखिर वो कमान था कि बिल्कुल ठोक दो? देखिए आपको स्पष्ट तौर पर हम बता रहे हैं कि मनोबल पुलिस का कब बढ़ता है, ये हमारे पूर्व DGP सर भी जानते हैं, काम भी किया कि जो DGP का जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है उसी का फॉलो करता है दिनस्थ। और हमारे पत्रकार महोदय भी जानते हैं जो वरिष्ठ हैं। मैं डीएसपी साहब आपको रोकना चाहता हूं, हमारे साथ पत्रकार जुड़ गए, श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, दमदार पत्रकार हैं। इन्होंने ही पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। प्रत्यूष जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रीकांत भाई, धन्यवाद। श्रीकांत जी, आप पूरे देश को आज बताएं कि आखिर ये पूरा मामला कहां से उठा है, कब इसका इनकाउंटर है, कहां इसकी स्क्रिप्ट रची गई है? देखिए, मैं तो जांच एजेंसी में हूं नहीं, मैं पत्रकार हूं और पत्रकार का काम है करने की कोशिश करें और वही कोशिश जी और मेरी कोशिश मैंने की है और अपने स्तर पर जो जांच की है उसके प्रकाशक जी और हमने भी मान लिया है। अब पुलिस मुख्यालय ने अपने 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इन 5 अधिकारियों के सस्पेंशन से काम चलने वाला नहीं है। सस्पेंशन कोई सजा तो है नहीं, सस्पेंशन से तो लोगों का आक्रोश ठंडा होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक DSP का नाम आ रहा है, राजेश कुमार शर्मा का, और उन्हीं पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने अहम भूमिका इनकाउंटर में निभाई है। जो थानेदार था शाहपुर का, वो तो 2 दिनों से मना रहा था भरत भूषण को, और उसके कहने पर ही भरत भूषण ने हथियार भी डाल दिया था। लेकिन हथियार डाल देने के बाद क्यों पुलिस ने उसको मारा, ये तो सीधा सीधा मर्डर है, ये इनकाउंटर कैसे कहा जा सकता है? कोई भी अपराधी भी हो अगर सरेंडर कर दे, आतंकवादी भी हो सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे, वहीं पुलिस का जो सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट है सीज हो जाता है, पुलिस गोली नहीं चला सकती है। लेकिन यहाँ तो सरेंडर के बाद पुलिस ने उसको मार दिया। और दूसरा गंभीर आरोप और है कि घटना स्थल पर 3 गोली मारी गई, गोली मारी गई। उस समय तक वो सही सलामत था, उसके पैर में गोली लगी थी और वो खुश था कि गोली लगी तो भी कोई बात नहीं, उसकी मांग मान ली जाएगी। लेकिन जीप में ले जाकर पुलिस वालों ने क्या किया पता नहीं। अस्पताल से खबर आ रही है कि 4 गोलियां मिली है, कोई कह रहा 5 गोली मिली है शरीर में। तो जब 3 ही गोली स्पॉट पर मारी गई तो 4-5 गोलियां कैसे उसके शरीर से मिली है? इस मामले को गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। इतना कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर था तो पुलिस को तो बोर्ड बनाकर बकायदा वीडियोग्राफी करा के पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए था। पुलिस ने अब तक हथियार दिखाया है कि कौन सा हथियार था उसके पास, पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई है या नहीं, पोस्टमार्टम का कितनी गोलियां मिली ये भी नहीं बताया। पुलिस का ये कि 14-15 राउंड गोली चलाया भरत ने, लेकिन भरत ने जो गोली चलाई उसका खोखा कहाँ है? तो पुलिस कोई जवाब, और अब यहाँ पुलिस ने माना है कि पुलिस ने हैंडल करने में गलती की है, वो हैंडल नहीं कर पाई उस जी श्रीकांत जी, दावा किया गया कि जो 4-5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था उनको सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया है कि वो एक दिन पहले एनकाउंटर नहीं कर सके। आपको कुछ भी कहा जा सकता है,
अब देखिए, जिनको सजा गया है, मुझे लगता है कि वो तो दोषी होंगे, क्योंकि उन्होंने बचाया नहीं भरत भूषण को। सरेंडर के बाद गोली चलाई गई तो रोका नहीं, लेकिन असली दोषी तो वो है ना जिसने एसटीएफ का टीम का गठन कर दिया एक मामूली से लड़के को पकड़ने के लिए, और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया सरेंडर करने के बाद। तो असली अपराधी तो वो है, तो वो कहाँ क्यों बचा है अभी तक? डीएसपी जिस पर आरोप लगा रहे हैं गाँव के लोग, परिवार के लोग, वो क्यों नहीं अभी तक सस्पेंड हुआ? क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? और किसका व्हाट्सएप मैसेज था जो थानेदार को आया, उसके बाद इनकाउंटर की योजना बन गई? क्योंकि उसका पिता तो पहुंच गया था थाने में जी। उनके पिता थाने में पहुंच गए थे कि भाई मेरे बेटा को गिरफ्तार कर लीजिए, मारिए मत, वो पागल है, वो मानसिक रूप से कमजोर है। लेकिन उसके पिता को थाने में बैठा कर रखा गया और उधर इनकाउंटर कर दिया गया। कायदे से उसके पिता को वहां ले जाना चाहिए था, पिता से रिक्वेस्ट करवाना चाहिए था कि बेटा तुम सरेंडर कर दो। ऐसे ही होता है, कोई आतंकी भी जब सामने आ जाता है तो सरेंडर नहीं करता है तो उसके परिजनों को पुलिस बुलाती है, सेना बुलाती है, उससे अपील करवाती है। यहाँ तो उसके पिता को ही थाने में बिठा के रखा और बेटे को गोली मार दी। ये सीधा मर्डर है मुझे लग रहा है, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता। जांच एजेंसी जांच करेगी तब सच्चाई सामने आएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों की गवाही के आधार पर और घटनाक्रम का निरीक्षण करने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस इनकाउंटर में गड़बड़ झाला। जी श्रीकांत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार, खोजी पत्रकार भी हैं। आपके द्वारा इस पूरे मामले को बहुत नजदीकी से समझ रहे हैं, बहुत नजदीकी से देखे हैं। देश ये जानना चाहता है कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और जो भरत तिवारी जो थे जिनको पुलिस ने मार गिराया है, इनका इस जो एनकाउंटर में से सीधा जुड़ाव कैसे है? क्या ऐसा मैटर है, कौन सा ऐसा मकसद है जहां पुलिस और इनका जो भरत तिवारी का एनकाउंटर करना पड़ा या हत्या करनी पड़ी? देखिए, भरत बाढ़ कटाव पीड़ितों के मांग को लेकर संघर्ष कर रहा था, उनकी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहा था, शासन प्रशासन से लड़ रहा था। तो जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी शिकायत नहीं सुनी, तो थोड़ा सा वो अपना आपा खो दिया और उसने अपना लॉकेट बेच करके जाके हथियार खरीद लिया ताकि सबके संज्ञान में आए ये मामला और उसके लोगों की समस्या का समाधान हो। उसको क्या पता था कि पुलिस गोली मार देगी, लेकिन पुलिस ने तो एकदम उसको सरेंडर के बाद भी गोली मार दिया, क्योंकि पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आपकी जो मांग है मान ली जाएगी। उसके बाद उसने हथियार डाला जी, लेकिन हथियार डाल देने के बाद भी पुलिस ने उसको क्रिमिनल की तरह मार दिया। तो अब सवाल बड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि न्यायिक जांच का आदेश सम्राट सरकार ने दे दिया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी डीएसपी साहब, आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे श्रीकांत जी, इन्होंने आप बताया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है, आखिर क्यों मार दिए भरत तिवारी को? आखिर कौन सी दुश्मनी थी? आखिर वो विकास का ही तो मुद्दा उठा रहा था, वो अपने लिए नहीं मांग रहा था, वो बिहार के लोगों के लिए लड़ रहा था, वहां के लोगों के लिए विकास के मुद्दे उठा रहा था। तो इतना महंगा पड़ गया कि विकास का मुद्दा उठाया और ठोक दिया आप लोगों ने। लेकिन मैं पहले आपको स्पष्ट कर दिया ये कि जो पुलिसिया जो वर्क है, आपने जो पहले में क्वेश्चन आपने किया था कि सवाल का उसको दोनों के एक जवाब हम देते हैं। जब पुलिसिंग में जब ये दो माने की एक जो आता है कि हमारे डीजीपी सर कैसा आदेश दे रहे हैं, किस तरह का अपराध कंट्रोल करने में कौन सी पद्धति को एडॉप्ट किया जाए, जहाँ के मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि सारे अपराधी विभागों ने तो ठोके जाएंगे वगैरह वगैरह, जहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर बगाड़ तो बोलते हैं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, जो पुलिस जो लहराएगा पिस्टल बचेगा नहीं। तो जब इस तरह से अब खुद डीएसपी साहब, सरकार अगर जो बोल रहे हैं, डीजीपी साहब अपराधियों को बोल रहे हैं, इसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, आपके पुलिस के विभाग के लोग एक दिन पहले वीडियो बना के उसको मानसिक विक्षिप्त बता दिए, पागल बता दिए। और शायद आपको कानून हम लोगों से ज्यादा पता है, हम लोग तो पत्रकार है, पुलिस विभाग के मुखिया रहे, आपको ज्यादा पता होगा कि हमारे देश का कानून है कि विक्षिप्त जो मानसिक पागल है उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। जिस इंसान को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, बड़े अपराध होने के बावजूद, अगर वो मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो आपको गोली मारने का आदेश किसने दे दिया? आपने गोली कैसे मार दी? वो भी सीने में मार दी, कमर में मार दी, अरे पैरों में मारते, हाथ में मारते। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन यहाँ भी एक बात जरूर कहेंगे कि बस पुलिस से एक सबसे बड़ी चूक हुई है
कि वो अगर इनकी माता जी ने जो लिखित प्राथमिकी दिया थाने पर, जिसमें ये राजेश कुमार शर्मा खुद डीएसपी है वहां का, और ऐसे तो ये राजेश मालाकार है कोई, और साथ में 3 कांस्टेबल जो हो, एफआईआर दर्ज नहीं किया। अगर एफआईआर अभी भी दर्ज कर ले तो पूरा मामला शांत हो जाएगा। एफआईआर 1 मिनट समझ देंगे आप लोगों को बोलने के लिए। जी जी बोलिए जी। एफआईआर दर्ज करना कोई भी ऐसा नहीं है कि उस पर क्यों केस होगा। किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को 6 पावर है। पुलिस को पहला पावर है कि किसी भी मुकदमे को एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर 6 चीजें पाई जाती हैं तो उसको मुकदमे को फाइनल सबमिट कर सकता है। जैसे कि उसमें शेड्यूल डिस्प्यूट है, एक्विजिशन फॉल्स है, नेसेसरी फॉल्स है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। इतने चीजों को जब पुलिस के पास अधिकार है, अगर वो एफआईआर कर दिया होता समय पर, अभी भी समय है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, केस सुपरवाइज होता है, और जिसमें डीएसपी साहब इन्वॉल्व है, तो वहां से कप्तान साहब पटना के या सॉरी ये आरा के, वो कप्तान साहब उससे सुपरवाइज करते। तो सवाल यहाँ कि ये एक डीएसपी साहब जो को राजेश को बचाने के लिए ये जो जितना जो पुलिस विभाग की या सरकार की जो थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, जिसका पूरा आज एक राजनीतिकरण हो गया पूरे मामला को, ये तय है। हम इस बात पे शक करते हैं कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। चलिए एफआईआर दर्ज होना। एक और देश आपसे सवाल कर रहा है, ये देश के लोगों का सवाल है, मेरा नहीं। डीएसपी साहब, मुठभेड़ तो हुई है, लेकिन एक बात देश के लोग जानना चाहते हैं कि कहानी पहले लिखी गई थी कि गोलियां पहले चली हैं। एकदम सच जानना चाहते हैं हम। देखिए, हम आपको सत्य, आपके चैनल पर बिल्कुल सत्य ही बात कहेंगे जी। ये 2 चीजें होती हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जी, प्रकृति जनसाक्ष्य। जब घटना के पूर्व कोई भी पुलिस वाला नहीं चाहेगा, कोई भी हो, चाहे राजेश शर्मा जैसे इसमें नाम आ रहा है इनका, या मालाकार हो, ये कोई भी पुलिस वाला नहीं चाहता कि हम इसकी हत्या करेंगे। ये प्रकृति जनसाक्ष्य हो गया। दूसरा हो गया कि इन्वायरमेंट हो गया 21 साइज से, कि यानी हाथ में ये पिस्तौल लेकर लहराना, धमकी देना वगैरह वगैरह। उस समय साहब अगर धमकी दे रहा था तो आपकी पुलिस इतनी निकम्मी है क्या कि एक अगर आप मानसिक विक्षिप्त बता रहे थे आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते? आप तो उसको बुला के प्यार सरेंडर के बाद आपने उसके सीने में गोली ठोक दी। बहरहाल हम श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत जी, क्या सरकार खाकी को बचा रही है या सच से भाग रही है, क्या लगता है आपको? अब देखिए, सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, तो सरकार पर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए। अब वो सरकार का जो तरीका होता है वही करेगी। सरकार किसी को सीधे जिस नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से निलंबन किया गया है, सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बच पाएगा। न्यायिक जांच बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सरकार ने अपना मंशा जाहिर कर दिया है कि भाई उसका मकसद बचाना नहीं है, दोषी पुलिस वालों को सजा दिलाना है, तो हमें विश्वास करना चाहिए। जी श्रीकांत जी, आप तो ग्राउंड में रिपोर्टिंग किए हैं, हर जगह घर घर भी जाके रिपोर्टिंग किए हैं, 1 to 1 आपसे जनता से भी बातचीत किए हैं। एक बात देश की जनता जानना चाहती है, क्या चश्मदीदों के बयान जो है पुलिस के दावों से मेल खाते हैं? क्या जांच के दौरान आप पर भी दबाव बनाने की कोशिश हुई है? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, इतनी हैसियत किसी की नहीं है। और 2 वीडियो मैंने बनाया है इनकाउंटर से जुड़ी हुई, आप देखेंगे तो तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी और किसी नतीजे पर काफी हद तक आप पहुंच जाएंगे। जी जी श्रीकांत जी, एक और सवाल है मेरे आपसे, क्या इस मामले में किसी सफेद पोस्ट के नाम सामने आने का डर है क्या, जो इस तरीके से पूरा गोल हफ्ते बीत गए और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? आखिर पूरा मामला जब सोशल मीडिया पे छा गया, पूरे देश में छा गया, तब जाके मुख्यमंत्री न्यायिक जांच का आदेश देते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, महत्वपूर्ण है। न्यायिक जांच बहुत मायने रखता है, और न्यायिक जांच हो तो शायद ही कोई दोषी बच पाएगा। जी जी श्रीकांत जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह चौहान बिहार से भाजपा नेता जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं सीधे। चौहान साहब, हमारी आवाज आपको आ रही है? जी जी
चौहान साहब, एक बात देश की जनता जानना चाहती है, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपकी पुलिस ने फर्जी तरीके से सरेंडर करने के बाद आप ठोकवा दिया उसको? आपको ये रास नहीं आ रहा था कि वो आदमी जनता के लिए लड़ रहा था, वहां के लोगों की आवाज उठा रहा था? 7,000 तक ले रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है हमारी? तो एक बार फिर से हम बीजेपी नेता संपर्क नहीं हो पा रहे, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। डीएसपी साहब, आपके जो पुलिसकर्मियों ने जो कृत्य किया है, आखिर इससे ये तो साफ हो गया कि आपके उसमें किस तरीके से कानूनी राज बिहार में चलता था, आज पूरे देश ने देख लिया है। अब आपके पुलिसकर्मी जो डीएसपी हैं, आपके एसपी हैं, वो तो तुरंत कार्रवाई कर सकते थे, तो आखिर उनको बचाया क्यों जा रहा है? न्यायिक जांच का ही इंतजार क्यों किया जा रहा है? अगर आम आदमी रहता तो आप उठा के उसको अभी तक सलाखों के पीछे भेज देते, उसमें कोई जांच नहीं, कोई आंच नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बातों से सहमत हैं और हमारे पत्रकार महोदय श्रीकांत जी की बातों से हम सहमत है। यहाँ के भोजपुर के कप्तान जो है या भोजपुर के कंट्रोलिंग ऑफिसर जो एसडीपीओ तो खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, डीएसपी, तो उसके ऊपर तो एसपीओ बसते हैं। तो एसपी साहब को भी चाहिए इसमें कि अपने ड्यूटी के लिए या सत्यता एफआईआर के लिए उनके समक्ष कोई भी अगर उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दे, एसपी के खिलाफ दे, तो नैतिकता के आधार पर एसपी को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। डीएसपी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह चौहान जी। धर्मेंद्र जी, भरत तिवारी तो एक वहां के विकास के मुद्दे उठा रहा था, काम की चीजें उठा रहा था, फिर आपने उसको क्यों ठुकवा दिया? आखिर क्या परिस्थिति हो गई? कौन से नेताओं की पोल खुलने वाली थी जो डर के मारे उसको मरवा दिया गया? धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? तो बार बार धर्मेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर भी अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि इसका जवाब जो है आज देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है, बिहार के लोग जानना चाहते हैं। ये वही बिहार है जो बलिदानों की भूमि कही जाती है, जहां सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर्स निकलते हैं, और वही बिहार में आज माथे पर कलंक लग गया है खाकी के ऊपर हत्या का। तो हम श्रीकांत जी के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? डीएसपी साहब, अब अगर ये पुलिसकर्मी दोषी होते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने बचाया है अभी तक, अगर न्यायिक जांच होती है, पुलिसकर्मी दोषी होते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? न्यायिक जांच होगी, उसमें जो डिसीजन होता है सीधे बर्खास्त होता है, उसमें सस्पेंशन की कोई बात नहीं। अगर न्यायिक जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसमें सीधा होगा जेल, सजा होगा, जेल भी जाएंगे, सब मिल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है, ना बच सकता है उसमें कोई भी। अभी तो जो बचा रहे हैं वहां के भोजपुर के एसपी साहब या कोई साहब, आपके अनुसार हम आपके तरफ से बोल रहे हैं, नहीं होगा, जस्टिस होगा। और इसके साथ साथ हम आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ तक आप जो भाजपा के नेताओं से बात करना चाहते हैं, इस पर हमारे रिपोर्टिंग से इस पूरे घटना पर सबसे पहले अश्विनी चौबे साहब जो आपके पूर्व मंत्री रह चुके हैं, काफी इन्होंने इसका विरोध किया। मैं फिर से आपको रोकना चाहता हूं, हमारे साथ बीजेपी नेता धर्मेंद्र चौहान जी जुड़ गए, धर्मेंद्र सिंह चौहान जी बिहार से ही। धर्मेंद्र जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। धर्मेंद्र जी, बिहार और देश की जनता जानना चाहती, चूंकि मामला पूरे देश में चर्चित है। भरत तिवारी एक वो लड़का था जो वहां के बाढ़ पीड़ितों की मदद की आवाज उठा रहा था, वहां के विकास के मुद्दे उठा रहा था, वहां के राजनेताओं को जो करप्ट है उनको करप्ट बोल रहा था, जो भ्रष्टाचार है भ्रष्ट बोल रहा था। आखिर क्या परिस्थिति आ गई कि आप ठुकवा दिए उनको? क्या किसी सफेद पोस्ट नेता की पोल खुलने का डर था? देखिए, सबसे बड़ी है भरत तिवारी के मृत्यु पर गहरा संवेदना व्यक्त करता हूँ जी, और उनके परिवार को माता रानी शक्ति प्रदान करे कि इस दुख के घड़ी को सहने का शक्ति दे जी। जहाँ तक बात है प्रशासन की, ठीक है, प्रशासन की और उनकी जो भी
बात था वह एक मुद्दा बनाकर और उसको प्रशासनिक लड़ाई लड़कर भी उसको आगे चला जा सकता था। जी प्रशासन को अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए था। जी ठीक है, अगर प्रशासन गलती हमें नहीं करे, प्रशासन अगर कोई चूक किया है जी तो उसके लिए राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वो पूर्ण रूप से इसकी जांच का आदेश भी दे दिए हैं जी और एक रिटायर्ड जज से इसकी पूरी घटना की जांच का आदेश दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा और इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी धर्मेंद्र जी, देश की जनता आपसे जानना चाहती है, आप ये बता दीजिए ये हत्या है या एनकाउंटर है? देखिए, यह घटना जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। इसकी जांच के लिए राज्य की सरकार आदेश कर चुका है जी। अभी हम लोग इंतजार करेंगे जी। पूरी जब तक कोई तथ्य नहीं आ जाता है जी तब तक कोई जल्दबाजी में कुछ कहना अच्छा बात नहीं है। धर्मेंद्र जी, अगर जांच में एनकाउंटर फर्जी निकला तो क्या ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है दोषियों को सजा देने के लिए और बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में न्याय मिलेगा। जी डीएसपी साहब, जब आपकी पुलिस बार बार ये बोल रही थी कि नहीं एनकाउंटर किए हैं तो पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? किसका डर है आखिर पुलिस को, अगर पुलिस सच है तो? देखिए, आप बता रहे लीगल बात है कि पोस्टमार्टम जो होता है ऐसे केसेज में वो बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग में होता है, वहाँ एक मजिस्ट्रेट भी होते हैं और ये पूरी इसके वीडियो की कॉपी जो होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए रिजर्व रखा जाता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में पॉलिटिकल शुरू हो जाएगा। नंबर 1, ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि पोस्टमार्टम की आपको जो रिकॉर्डिंग होता है उसका दिखाने का अधिकार आपको जनहित में पब्लिक प्लेस में नहीं है। दूसरा कि कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो पब्लिक प्लेस में इसको भेजा जा सकता। जी धर्मेंद्र जी, क्या बिहार में कानून का राज है या भर्ती को खुली छूट? सरकार बताए न्याय पहले होगा या सिस्टम को बचाने की कोशिश? बिहार में सुशासन की राज है, अपराध मुक्त की राज है और राजहित की राज है। जी बिल्कुल। डीएसपी साहब, अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो आरोपी पुलिसकर्मियों को हटाया क्यों गया है? बस क्या पुलिस खुद अपनी जांच करके खुद को क्लीन चिट देना चाहती थी? नहीं, पुलिस विभाग में ऐसा एक नियम है कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। सस्पेंशन में होता है कि आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, आप निष्क्रिय हो गए, आप जो भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी आपको मौका दिया जाएगा कि आप सहयोग करें। सस्पेंशन का मतलब ये हुआ तत्काल जो सस्पेंड हुए हैं अभी इतना ही इनकी भूमिका है कि सहयोग करें, जुडिशरी इंक्वायरी होगी इसमें सहयोग करें, इनका बयान दर्ज होगा, डीएसपी राजेश कुमार शर्मा का भी होगा। जहां तक राजेश कुमार जो सस्पेंड नहीं हुए हैं, अगर इसको बिहार सरकार, अगर डीजीपी सर या मुख्यमंत्री जी अगर इस केस में इन्वॉल्व हैं सूत्रों से, जैसा कि श्रीकांत जी ने बताया कि इनके वीडियो के आधार पर यह कई बातें आ रही हैं, तो मेरा मानना है कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट है तो राजेश कुमार शर्मा को भी निलंबन अगर कर दिया जाता। ये इस तरह की जो हाई प्रोफाइल मचा है और इस केस की आड़ में हम कहना चाहेंगे काफी नेता भी अपनी राजनीति शुरू कर दिए हैं। जैसे कि अश्विनी चौबे साहब को मैंने उनका देखा बयान, वो काफी छाती पीट रहे हैं, जो कि आज ये नेता जो है आपको बिल्कुल अभी आउट गोइंग पर है। दूसरे मैंने देखा मिथिलेश तिवारी जी को भी देखा, तीसरा मैंने देखा कि ये कई पवन सिंह जो हमारे एमएलसी बने उन्होंने तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए। जब जुडिशरी इंक्वायरी की बात हो गई, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के भी जब याचिका भी दर्ज है, जब कल या परसों डेट पे आया सुनवाई में, तो अब पॉलिटिकल
बात नहीं होनी चाहिए। अरे सर, अगर कार्रवाई हो जाती तो पॉलिटिकल बातें होती ही क्यों? आपकी पुलिस ने एक बेकसूर को ठोक दिया, आप बोलते पॉलिटिकल हो जाता। बड़ा धर्मेंद्र जी, अभी हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया आपके थानेदार का, जिसने गोली मारी है, जिसने आदेश दिया है, जिन लोगों ने उस भरत तिवारी को भूंज दिया गोलियों से। मैं एक बात देश की जनता आपसे जानना चाहती है, थानेदार बोल रहा है कि एसटीएफ के जवान ने पहली गोली मारी है, जबकि उसकी गोली 4-5 लगी। इसके भी सरेंडर के बाद ऐसी क्या स्थिति आ गई थी? 4-4, 5-5 गोलियां आप लोगों ने ठोक दिया, जबकि वीडियो में भरत तिवारी को दिख रहा है कि पहले सरेंडर कर चुका है, अपना जो वेपन है, जो हथियार है, फेंक चुका था। देखिए, यह जो मामला है, जब सरकार ने इस पूरी मामला को जांच के आदेश दे दिया है तो हम इंतजार करेंगे ना कोर्ट का आदेश। कोर्ट के पर हमको भरोसा है, हमको सरकार पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है कि न्याय जरूर होगा। अगर जो गलत किया होगा उसको कहीं ना कहीं सजा जरूर मिलेगी। आप धैर्य रखिए, बिहार की जनता संयम रखे, दूध का दूध और पानी का पानी यह सरकार में जरूर होगा। धर्मेंद्र जी, एक और सवाल आपसे बनता है, चूंकि भरत तिवारी का जो है डीए न्यूज प्लस और हमने खुद ने, हमारे पूरे स्टाफ ने इनका फेसबुक अकाउंट देखा, ये 1 साल यानी फरवरी 2025 से लगातार जो अपनी वहां के बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं, विकास के मुद्दे उठा रहे हैं, और लगातार उस टाइम पहले से वो बोल रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे, हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। तब तक आप लोगों ने कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं किया, और आखिरी में पूरा टीम गठित करके और रात में पूरा प्लान बनाया और सवेरे निपटा दिया आप लोगों ने। क्या ऐसी स्थिति बन गई थी? क्या आप नहीं चाहते कि किसी भी सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, आप लोगों के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए? जो आप आवाज उठाएगा उसको ठोक दोगे आप लोग? कि पूरी अधिकार है आवाज उठाने के लिए, स्वतंत्र है, लेकिन एक दायरा भी होता है, जनता का भी दायरा होता है, सरकार का भी दायरा होता है। और इसकी हम बता ही रहे ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय बिहार सरकार ने इसकी पूरी जांच करने के लिए आदेश दे दिया गया है। इंतजार तो किया जाए, इंतजार कीजिए सर। आपका पूरे दूध का दूध, पानी का पानी, कोई भी गलत किया होगा उसको नहीं बख्शा जा सकता इस राज्य में। धर्मेंद्र जी, जांच की आंच या जांच की रिपोर्ट आने के लिए क्या डेडलाइन आपने तैयार की है? कितने दिन में जांच की रिपोर्ट? ये तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, साल, 2 साल, 10 साल में आएगी, ये टाइम है उसका कुछ निर्धारित है? कितने दिन बाद इंसाफ मिलेगा, ये तो बताएं देश की जनता को। इनको जांच करने का सरकार ने जो आदेश किया है वह सक्षम व्यक्ति है, सभी लोग बिहार के लोग जानते हैं। वह जब जैसे ही पूरी इंक्वायरी पूरा हो जाएगा वो सबमिट करेंगे। वह तो खुला नहीं होता है, वह तो देश को, सरकार को, राज्य के सरकार को अपना पूरी जो जांच है उसको सबमिट करेंगे ना जांच का। उसके बाद आप देखिए कितना जल्द कोशिश करेगा सरकार की, जितना जल्द हो जाए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। जितना जो आज माहौल बन रहा है इसमें विराम लग जाएगा। मैं तो फिर कह रहा हूं कि संवेदना है उस परिवार से, आज भी है, और जांच होने दीजिए। सरकार आदेश किया है जांच के लिए, आप पूर्ण विश्वास रखिए कि इसकी जांच निष्पक्ष होगी और उसका रिपोर्ट आने के बाद दोषी कोई भी हो, या प्रशासन हो या जनता हो या हम हो, तो उसकी जरूर पोल खुलेगी और उसको सजा मिलेगी। धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ये देश के युवाओं का है। देश के युवा आपसे ये जानना चाहते हैं कि अधिकतम आपसे 22 से 25 राज्यों में सिर्फ बीजेपी की सरकार है, युवा क्या करें? जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो आपसे, जो आपका सिस्टम करप्ट है, जहां पर भ्रष्टाचार मची है, भ्रष्ट है, तो युवा अपना आवाज उठाएं या फिर डर के मारे बैठ जाएं कि आप गोली से उनको ठोक दोगे? आप देश के युवाओं को बताइए। देश के युवाओं को मैं यही कहूंगा कि युवा कलम पकड़े, पढ़ाई करे और नौकरी पाए, और स्किल, जो प्रधानमंत्री का इतना बड़ा जो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा आप रोजगार प्राप्त करें। आप बिहार के बात कह रहे हैं, सरकार आने के बाद कितनी बहालियां हुआ है, आप
में पहले शिक्षक नहीं थे, आंगनबाड़ी नहीं थी, ये जो डाटा ऑपरेटर होते हैं वो नहीं थे। आज सब जगह बहाली तो हो ही रहा ना, युवाओं को लगातार नौकरी मिल रहा है। कल बीपीएससी का रिजल्ट आया है, बिहार बहुत बढ़िया टॉप किया है, हर जिले में, हर प्रखंड में बिहार तो टॉप किया है, हम ये मानते हैं। बिहार बलिदानों की भूमि है, बिहार से देश में सबसे IAS IPS निकलते हैं। यहाँ पे बात टॉपर की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात भ्रष्ट सिस्टम की हो रही है, यहाँ पे बात उसकी हो रही जो युवाओं को आवाज उठाने में ठोक दिया जाता है। बहरहाल आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर ये मुठभेड़ थी तो सच सामने आने से डर कैसा, और अगर ये हत्या थी तो कातिल अब तक आजाद क्यों है? सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, सवाल हर उस नागरिक का है जो कानून पर भरोसा करता है। भरत तिवारी मामले पर आज की बहस में कई दावे और कई सवाल उठे और कई गंभीर आरोप सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या यह कानून के दायरे में हुई कार्रवाई थी या फिर कानून को ही कटघरे में खड़ा कर देने वाली घटना? अगर ये मुठभेड़ थी तो हर सबूत, हर दस्तावेज और हर सवाल का जवाब जनता के सामने आना चाहिए, और अगर ये फर्जी एनकाउंटर था तो फिर सिर्फ ट्रिगर दबाने वाले नहीं, आदेश देने वाले चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए। याद रखिए, लोकतंत्र में वर्दी को अधिकार जरूर मिलते हैं, लेकिन कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं मिलता है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। DA न्यूज़ प्लस किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, क्योंकि सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, सवाल हर उस नागरिक का है जो ये भरोसा करता है कि इस देश में कानून सबसे ऊपर है। आखिर सच क्या है, मुठभेड़ या साजिश? इस सवाल का जवाब अब जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्थाओं को देना है। बहरहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।